इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रो पे। आपको मालूम होगा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के आईपीओ के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरा खुद का पोर्टफोलियो देखेंगे तो ग्रो ने तो अभी जस्ट रिसेंटली 7-8 महीने पहले स्टार्ट किया है, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पोर्टफोलियो के अंदर केएफएल, एचसीएल हो गया, फिर एमएफएल हो गया, आईसीएफएल हो गया, सीसीएल, ऐसे कई सारे बॉन्ड्स के अंदर मैं पिछले 4 से 5 साल के अंदर इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ। इवन अगर आप सेकेंडरी मार्केट के अंदर भी अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे, मोर देन 4 लाख रुपए तक का मेरा यहाँ पे पोर्टफोलियो बेसिकली बन चुका है। तो आज आप लोगों के साथ मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि ग्रो के ऊपर अगर आप कोई भी बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है। प्लस पैसा लगाने से पहले रिस्क आपको जानना ज़रूरी है। क्या पास में कभी बॉन्ड्स ने डिफ़ॉल्ट किया है कि नहीं किया, इसका इंटरेस्ट कैसे मिलता है, किस पैरामीटर्स के ऊपर आपको कंपनीज को जज वगैरह करना चाहिए, तो ये सारी जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब पहले बात कर लेते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते ही क्या है बेसिकली। तो जैसे इक्विटी मार्केट के अंदर यहाँ पे कंपनी शेयर इशू करके पैसा रेज करती है, वैसे आप सिमिलर काइंड ऑफ द मार्केट समझ लीजिए जहाँ पे कंपनीज जो है बॉन्ड इशू करती है और उसके अगेंस्ट में फिक्स इंटरेस्ट होता है जो उसको पे करना होता है और इन्वेस्टर को वही एज ए रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बॉन्ड्स में भी ना दो टाइप की कैटेगरी को आप डिवाइड कर सकते हो। एक होते हैं एनसीडी बॉन्ड्स, एक होते हैं सेकेंडरी मार्केट बॉन्ड्स। एनसीडी बॉन्ड्स को आप सिमिलरली आईपीओ की तरह समझ लीजिए, जो कि हर साल यहाँ पे जिस भी कंपनी को पैसा रेज करना होता है वो इशू करती है। जैसे आप देख सकते हैं अभी राइट नाउ अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड का यहाँ पे बॉन्ड्स निकला हुआ है एनसीडी। ऐसे अगर आप मैं 2025 के अंदर बात करूं तो 42 कंपनी से ज्यादा, जैसे एडब्ल्यूएस हो गया, मुथुट मर्केंटाइल, केएलएम एक्सेवा हो गया, एसएमसी ग्लोबल, इंडियन मनी हो गया, इवन जो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने बॉन्ड्स इशू किए थे। तो ऐसी कई सारी कंपनीज होती है जो यहाँ पे एज ए आईपीओ की तरह बॉन्ड्स लेके आती है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और सेकेंडरी मार्केट के जो बॉन्ड्स होते हैं वो बेसिकली आईपीओ की तरह नहीं आते। उसके लिए आपको सेकेंडरी मार्केट प्लेटफॉर्म जैसे कि ग्रेप इन्वेस्ट वगैरह हो गया, वहां पे आपको ये इस टाइप के बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं। उसके ऊपर आपको एक हल्का सा प्रीमियम जरूर पे करना पड़ता है, लेकिन ये वाले बॉन्ड जो है रिटेल मार्केट के लिए ओपन नहीं रहते, लेकिन सेकेंडरी मार्केट से आप बाय कर सकते हो। अब चलिए पहले बात करते हैं कि इन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कैसे करना है। तो पहले मैं एक बार आपको प्रोसीजर बता देता हूँ ग्रो ऐप के ऊपर कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है, फिर उसके बाद में मैं आपको पैरामीटर्स बताऊंगा कि क्या चीजें देख के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले तो देखो, कोई भी अगर बॉन्ड्स को आप ओपन करते ना तो उसमें ना मल्टीपल टाइप की आपको सीरीज देखने को मिलती है। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो ग्रो ऐप के अंदर ही जो भी बॉन्ड्स ओपन होगा उसकी यहाँ पे आपको सारी सीरीज देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे आप देखोगे टोटल जो है ऑलमोस्ट 8 सीरीज है और सभी के टेन्योर्स अलग अलग है, सबके पे आउट्स अलग अलग है और सबका इंटरेस्ट रेट, जिसको कूपन हम लोग कूपन रेट बोलते हैं, वो भी अलग अलग है। सो एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं 2 साल वाला यहाँ पे टेन्योर वाला बॉन्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि सीरीज 1 है, जिसमें पे आउट जो इंटरेस्ट है वो एनुअली मिलेगा। इसी तरह मान लीजिए अगर मेरे को क्यूमुलेटिव चाहिए तो मैं सेकंड नंबर वाली सीरीज यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग पहले आप सीरीज को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद में नॉर्मली बॉन्ड की एक बॉन्ड की यहाँ पे जो इशू प्राइस होती है वो 1000 रुपए होती है, यानी मिनिमम आपको जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होता है वो 10,000 रुपए का खरीदना होता है, यानी 10 यूनिट आपको मिनिमम बाय करनी रहती है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं 25,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने जैसे 25 क्वांटिटी डाल दिया, अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करूंगा, फिर ये यूपीआई आईडी मांगेगा। तो जिसका भी डीमैट अकाउंट है और जो भी यूपीआई आईडी उस बैंक अकाउंट के साथ में लिंक है वो आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी डालनी है और आपको सिंपली अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आपकी रिक्वेस्ट जा चुकी है। अब जैसे आईपीओ के अंदर होता है, आपको मैंडेट की रिक्वेस्ट जो है आपने जो भी यूपीआई आईडी डाली होगी उसके ऊपर आएगी और मैंडेट को एक बार जैसे आप जो ऑटो पे होता है उसको आप अप्रूव करा दोगे तो आपकी एप्लीकेशन अल्टीमेटली कंप्लीट हो जाती है। अब इसके अंदर अलॉटमेंट कैसे होता है, तो अलॉटमेंट यहाँ पे रैंडम बेसिस पे नहीं होता है, यहाँ पे जो भी पहले अप्लाई करेगा यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अलॉटमेंट होता है। जैसे स्क्रीन के सामने देख सकते हो, जैसे आपको अलॉटमेंट होगा प्रॉपर तरीके से जो यूनिट्स होंगे वो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर अल्टीमेटली यहाँ पे क्रेडिट हो जाते हैं। तो जैसे आपके यूनिट्स यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे उसके बाद में जो भी टेन्योर रहेगा, जैसे अगर मान लीजिए आपने एनुअल बेसिस पे सेलेक्ट किया हुआ है इंटरेस्ट का, तो ये डीमैट अकाउंट से जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा उसमें एनुअल बेसिस पे वो इंटरेस्ट अपने आप ही क्रेडिट हो जाएगा। और जब भी बॉन्ड मैच्योर होने वाला होगा तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट भी है वो भी बैंक अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है और आपके ये जो यूनिट होंगे वो आपके डीमैट अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट भी हो जाएंगे। तो इसको अल्टीमेटली आप एक फिक्स डिपॉजिट की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, जहां पे आप कॉर्पोरेट जो एक तरह से बॉन्ड्स के अंदर एक तरह से पैसा डाल करके एक फिक्स रिटर्न कमा रहे हो। अब बात करते हैं कि किन पैरामीटर्स के ऊपर आपको यहाँ पे बॉन्ड्स को सेलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है वो होता है क्रेडिट रेटिंग का। तो क्रेडिट रेटिंग में क्या होता है, जो ट्रिपल ए की रेटिंग होती है उसमें सबसे लोएस्ट रिस्क होता है, फिर डबल ए हो गया, फिर ए हो गया, फिर जो ट्रिपल बी की रेटिंग होती है उसके अंदर हायर रिस्क होता है। जैसे एग्जांपल दो, जैसे अडानी की जो अभी रेटिंग है ठीक ठाक सी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली
इंटरेस्ट रेट जो है अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज आपको 8 साढ़े 8% तक देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पे मान लीजिए अगर मैं खराब रेटिंग वाले एनसीडी बॉन्ड्स को ले लेता हूं, जैसे देख सकते हैं आप आईसीएल का एक फिनकॉर्प का बैंड है, फिनकॉर्प लिमिटेड का बॉन्ड है जो कि नवंबर के अंदर आया था। अब इसका अगर आप इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 10.5% 11% का आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भाई इसकी क्रेडिट रेटिंग यहाँ पे खराब है। तो ये क्रेडिट रेटिंग भाई चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं है कि जब बॉन्ड्स आप ले रहे तब क्रेडिट रेटिंग कुछ और थी, अप्लाई करने के बाद में ये डेफिनेटली चेंज हो सकती है। दूसरा हमेशा फैक्टर आपको देखना चाहिए कि बॉन्ड सिक्योर है कि नहीं है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ग्रो के ऊपर भी जो आईपीओ के अंदर जो बॉन्ड्स वगैरह आते हैं वो सारे आपको सिक्योर देखने को मिलते हैं। और इसके लिए अगर आप बॉटम के अंदर जाएंगे किसी भी बॉन्ड के अंदर ग्रो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आपको नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट में इसके अंदर सिक्योर वर्ड जरूर दिखा देगा। इसका मतलब है कल को कंपनी अगर बैंकक्रप्ट होती है तो स्टिल आपके पैसे रिकवरी होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा भाई जो फैक्टर होता है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, तो वो भी आप ग्रो के प्लेटफॉर्म के ऊपर चेक कर सकते हो। जो भी बॉन्ड्स आता है उसके सारे प्रो और कॉन्स यहाँ पे लिखे होते हैं। बाकी अगर आप डिटेल के अंदर और देखना चाहते हो तो आप चित्तौड़गढ़ जैसी वेबसाइट को यूज कर सकते हो, जहां पे प्रॉपर तरीके से कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स वगैरह और जितनी भी डिटेल्स होती है वो यहाँ पे मेंशन होती है। अब बात करते हैं इन एनसीडी बॉन्ड्स के अंदर मेजर रिस्क क्या होता है। तो पहला रिस्क होता है लिक्विडिटी रिस्क का। जी हाँ, तो अगर मैंने अडानी बॉन्ड के अंदर पैसे डाल दिए, ठीक है, और बीच में मुझे लगा है कि यार मेरे को तो अर्जेंटली पैसे चाहिए, मैं इंटरेस्ट आने तक का वेट नहीं कर सकता, मुझे अपना पूरा पैसा बाहर निकालना है, तो गाइस उस केस के अंदर बेसिकली क्या होता है, इन टाइप के बॉन्ड्स की अगर आप लिक्विडिटी देखेंगे तो हमेशा लिक्विडिटी आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है। जैसे आप देख सकते हैं ये एमएफएल का मेरे पास में एक एनसीडी बॉन्ड्स है जो कि मैंने मई 2025 के अंदर लिया हुआ है। अगर अभी आप देखेंगे तो बाय ऑर्डर्स तो जरूर है लेकिन सेल ऑर्डर्स नहीं है, यानी कि कोई बेचने वाला नहीं है बेसिकली। तो इसके अंदर लिक्विडिटी जरूर कम होती है। कई बार हो सकता है कि आपको बायर्स ही नहीं मिले, कई बार हो सकता है आपको सेलर्स ही ना मिले। तो बीच के अंदर अगर आप निकलना चाहते हो, ओपन मार्केट के अंदर अगर आप निकालना चाहते हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी अपने इमरजेंसी वाले पैसे इसमें मत डालना, जो भी यहाँ पे मैच्योरिटी तक होल्ड कर सके तभी इस टाइप के पैसे इसके अंदर आप इन्वेस्ट कीजिएगा। सेकंड होता है भाई क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का सिंपल सा मतलब है कि ये कंपनी कल को यहाँ पे अगर डिफॉल्ट कर जाती है तो, और ऐसा नहीं है कि पास में कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो जैसे कि बिग बाजार का नाम आपने सुना होगा, तो उसने यहाँ पे बढ़ चढ़ के एनसीडी जो है अपने कस्टमर को भी यहाँ पे इशू किए थे, लेकिन फिर उसने यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर डिफॉल्ट कर दिया। ऐसे डीएचएफएल का आपने नाम सुना होगा। और रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली के अंदर स्मार्ट ब्लू करके जेंसोल करके एक कंपनी है, उसके भी बॉन्ड्स के अंदर यहाँ पे डिफॉल्ट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि पास में कभी कंपनीज ने डिफॉल्ट नहीं किया है, उनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी थी, स्टिल यहाँ पे डिफॉल्ट हुए थे। तो क्रेडिट रेटिंग भाई चेंज होती रहती है, तो स्टिल जैसे मैंने बताया क्रेडिट रेटिंग के साथ में आपको कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है, उसके जो प्रो है, कौन से बिजनेस मॉडल है, वो भी आपको देखना चाहिए। इसके अलावा भाई थर्ड जो रिस्क होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट का रिस्क। तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली जब भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे जो है डिक्लाइन होते हैं तो बॉन्ड के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे बॉन्ड के प्राइस जो है कम हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पे अगर आप पहले से एग्जिट मारना चाहते हो ओपन मार्केट के अंदर तो आपको यहाँ पे नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि इसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है। तो देखिए टैक्स में सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट के अंदर आपका इंटरेस्ट क्रेडिट होता है वो आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। यानी कि जैसे एफडी के ऊपर जो टैक्स लगता है इंटरेस्ट के ऊपर, सेम काइंड ऑफ दी रूल्स जो है यहाँ पे बॉन्ड्स के इंटरेस्ट के ऊपर भी यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। तो कोई भी उसके लिए सेपरेट रूल नहीं है, कैपिटल गेन वगैरह यहाँ पे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, अगर आप बॉन्ड्स को अगर बेचेंगे ओपन मार्केट के अंदर तो वहां पे ये रूल जरूर एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसके अलावा कई लोगों का ये डाउट रहता है कि बेसिकली क्या मैं ग्रो के बिना भी यहाँ पे एनसीडी बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरा कहीं और डीमैट अकाउंट वगैरह। तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी नेट बैंकिंग वगैरह यूज लेनी पड़ेगी। तो जहां पे अगर मैं बात करूं, जैसे मैं पर्सनली यहाँ पे कोटक वगैरह यूज लेता हूं, जहां पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसके ऊपर भी मैंने एक ना पूरा सेपरेट वीडियो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर चाहे कोई भी डीमैट अकाउंट क्यों ना हो, आप एनसीडी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इसके अलावा सेकेंडरी मार्केट के जो बॉन्ड्स होते हैं वो आप ग्रिप इन्वेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर बाय कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर आपको वो बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं जो एनसीडी बॉन्ड्स के अंदर भी देखने को नहीं मिलते, और काफी अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप ग्रिप इन्वेस्ट वेल देखो सर्च करेंगे तो इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो के ऊपर क्रिएट वगैरह किया हुआ है। सो गाइस, अगर मैं अल्टीमेटली समराइज करना चाहूं तो अगर आप यहाँ पे एनसीडी बॉन्ड के अंदर निवेश करना चाहते हैं, पहले तो आपको क्रेडिट रेटिंग चेक करने ली है, उसके अलावा सिक्योर बॉन्ड है कि नहीं है, और थर्ड फैक्टर आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स भी जरूर चेक करने हैं। इसके अलावा अपना वही पैसा इसके अंदर डालिएगा जो आप मैच्योरिटी तक यहाँ पे होल्ड कर सके, क्योंकि मैंने बताया इसके अंदर लिक्विडिटी का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। बाकी गाइस, अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।